नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ये कानून देश की महिलाओं को नीति निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर देगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा और उसमें अधिनियम की महत्ता का उल्लेख किया। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए इसे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम बताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कानून न केवल महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में मजबूत करेगा बल्कि समाज में उनकी भूमिका को भी नई पहचान देगा। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिलाओं के सम्मान, अधिकार और भागीदारी को लेकर कई ठोस फैसले लिए गए हैं, जिनमें ये अधिनियम विशेष महत्ता रखता है। उन्होंने इसे नए भारत की सोच और महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजनीति से परे जाकर मध्य प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा और अधिनियम की महत्ता का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में लिखा कि 16 अप्रैल से देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पूर्ण क्रियान्वयन को लेकर ऐतिहासिक चर्चा होने जा रही है। ये केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर है जब हमारे लोकतंत्र को और अधिक समावेशी और सशक्त बनाने का एक महायज्ञ किया जा रहा है। आपको बता दें कि संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 10 से 25 अप्रैल तक पखवाड़ा भी मना रही है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठे। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, सुनवाते हैं। ये सौभाग्य की बात है, आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण का सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, माताओं बहनों को भी स्मरण करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, तलाक का अधिकार भी माता बहनों को मिलना चाहिए, गोद लेने का अधिकार भी उन्हें बहनों को दिलाया। प्रसूति के समय माता बहनों के लिए भी पुरुष का अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन प्रसूति माता बहनों को नौकरी में ये छूट मिलना चाहिए और माता बहनों के लिए ही समान काम समान वेतन। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक महायज्ञ है और जहाँ पे संसद एक और उसमें अपनी आहुति डालेगी, वहीं पर सामाजिक हो, राजनीतिक संगठनों सभी उत्साहित हैं। ये देश अब उस दहलीज पे खड़ा है कि जब महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिलने वाला है 33% आरक्षण के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन जो सदैव नारी सशक्तिकरण का समर्थक रहा है, प्रतिबद्धित रहा है, विभिन्न आयोजन चल रहे हैं, प्रेस वार्ताएं हो, पद यात्राएं हो, मैराथन हो, स्कूटी यात्राएं हो, सभी जगह हमारी बहनों का, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक स्तर पर भी सभी समाज जन निकलकर इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी भी बन रहे हैं और उत्साहित भी हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा पहुंचने में उनके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, सरकार के ऐतिहासिक और एक दूरदर्शी कदम को लेकर आज हम बात कर रहे हैं।
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात हो रही है। अब इसे लेकर संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल से भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। बीजेपी सांसद है दर्शन सिंह चौधरी, बहुत स्वागत है दर्शन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता है रश्मि अग्रवाल, बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत दर्शन सिंह चौधरी जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि जो इस सरकार लेकर आई है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्या है और किस प्रकार से ये गेम चेंजर साबित होगा, खास करके जमीनी स्तर पर महिलाओं की भूमिका को लेकर कितने बड़े ये बदलाव लेकर आने वाला है ये अधिनियम। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे। दर्शन जी अनम्यूट कर लीजिए। दर्शन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है, रश्मि जी कुछ तकनीकी खराबी की वजह से फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बात यहाँ पर हो रही है, नारी सशक्तिकरण को लेकर बात हो रही है। तो कुल मिला के ये जो एक दूरदर्शी जो ये कदम है, ये जो ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर लिया गया है, किस प्रकार से ये गेम चेंजर साबित होगा? आप एक महिला है, जमीनी स्तर पर आपने महिलाओं से मुलाकात की होंगी, उनमें किस प्रकार का बदलाव या उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, या कुछ अभी महिलाओं के मन में सवाल है इस अधिनियम को लेकर? नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को राजनीति में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए। हम बहुत भाग्यशाली है। आज 14 अप्रैल संविधान के रचयिता बाबा साहेब का जन्मदिन, और इस दिन से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की शुरुआत होने जा रही है। सभी सांसदों को सभी क्षेत्र की बहनें और महिलाएं पत्र लिखकर ज्यादा से ज्यादा इस अधिनियम को पास करवाने की अपील करने के लिए स्वेच्छा से बहुत ही उत्साहित है। बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न समाज की महिलाएं हैं जो खुले हृदय से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है, वंदन कर रही है। बिल्कुल, मतलब ये कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष का देखिए कोई भी योजना आएगी, कोई भी अधिनियम आएगा या सरकार की तरफ से कोई भी पहल होगी, विपक्ष का काम होगा सवाल उठाना, जो कि इस पर भी वो कहीं ना कहीं उठा रहा है। तो कि ये कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर महिलाओं को लेकर अब प्रतिबद्ध यहाँ पर सरकार नजर आ रही है, और यहाँ पर सरकार भी अपील कर रही है कि सभी को अब एकजुट होना होगा, राजनीति से परे जो है वो हट जाए। ठीक है, हमारे साथ दर्शन सिंह चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर दर्शन जी बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात हो रही है, कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होने वाला है, पॉलिटिकल ये कोई नैरेटिव नहीं है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, और महिलाओं को लेकर कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर जमीनी स्तर पर खास करके लिए होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय और बिल पर आपने आज यह बहस रखी है, चर्चा रखी है, क्योंकि आज देश जिस दौर में है, आज भारत ने जो गति पकड़ी है, चाहे आर्थिक रूप से लें, चाहे सामरिक शक्ति के रूप में लें, चाहे अन्य शक्तियों के रूप में लें, और उसमें मातृ शक्ति कैसे पीछे रह जाए, इसके लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और मैं पूरी संसद को और पूरे सदस्यों को धन्यवाद करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार का कदम, ये दूरगामी कदम, ये परिणामदायी कदम, और ये भारत के भविष्य के साथ साथ सबको सुरक्षित करने वाला कदम होगा। हम देख पा रहे हैं कि आगामी समय में, क्योंकि ये देश हमारा मातृशक्ति का पूजक पहले ही से रहा है, हमारे जितने प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य, जब से कार्बन डेटिंग चालू हुई है, जब से यदि प्रमाणिक साक्ष्यों को हम देखते हैं, तो सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी पहली सभ्यता है, जहां इंद्र मनु मित्र नासक ऐसे 4 देवता, लेकिन उनका भी प्रमुख यदि कोई होता था, हमारी देवी हुआ करती थी। हमारे सर्व प्रमुख ग्रंथों वेदों में लिखा है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते तथास्तु फल किया। हमारे यहाँ तो विदुषी महिलाओं ने हमेशा बड़े बड़े सत्संगों में और इस प्रकार के धार्मिक जितने भी वाद विवाद है उनमें सम्मिलित होकर उनके निर्णायक की भूमिका निभाकर ऐसा काम भारत में होते आया है। मातृशक्ति का स्थान हमेशा, और नारी तो नारायणी के रूप में हमेशा पूजक रही है। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने एक मार्मिक और व्यवहारिक अपील समस्त सदस्यगणों से, समस्त जनप्रतिनिधियों से दलगत भावना से ऊपर उठकर, और एक न केवल ये पत्र नहीं है, ये हम सब के लिए प्रेरणा का एक सूचक है, जिस प्रेरणा सब इससे प्रेरित होकर और सभी लोग इसके समर्थन में आए। और मैं देख रहा हूं जगह जगह हर, चाहे जिला पंचायत की बात ले लें, चाहे जनपद पंचायत की बात ले लें, चाहे नगर परिषदों की बात ले लें, नगर पालिकाओं की बात ले लें, हर वर्ग का समर्थन भारी तौर पर। और यहाँ इस बिल के समर्थन में जा रहा महिलाओं में अभी भी मैं एक बैठक मातृशक्ति की करके आई रहा हूं और अगली बैठक में पहुंच रहा हूं, बीच का सफर मैं तय कर रहा हूं। तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, जितनी खुशी संपूर्ण वर्ग में और आम समाज में, भैया बंधु भी हाथों हाथ लेकर, क्योंकि मातृशक्ति के बिना कभी भी ना तो परिवार आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है, और आधी आबादी हमारी मातृशक्ति की है। और इस भाव के साथ आज इस अपील का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निवेदन सबसे किया है, उसका प्रभाव भी छूट रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को तो क्या कहने, उन्होंने मध्य प्रदेश हो चाहे देश की सरकार हो, लगातार मातृशक्ति के लिए इन्होंने इतने बढ़ चढ़ के काम किए हैं, उनकी गरिमा और गौरव लटा है। और इसका परिणाम हम देख रहे हैं। एक समय 911 जो रेशो हुआ करता था हमारी महिला और पुरुष का, उसको बढ़कर वो 980 पर अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग कहीं के प्रदेशों में तो 1000 से ऊपर भी जा चुका है। तो मैं धन्यवाद करता हूं। और इस बल का बहुत जोरदार तरीके से अभी 16 से, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको भी इस बिल का समर्थन करने का प्रत्यक्ष तौर पर ये हमारे यहाँ की 18.5 लाख जनता का मैं जैसे वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत ऐतिहासिक यहाँ पर ये कदम है। दीप्ति चौरसिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को हम ये समझाना चाहेंगे ये अधिनियम क्या है। 33% आरक्षण की यहाँ पर बात हो रही है, किस प्रकार से महिलाओं को फायदा मिलेगा, और वाकई में अगर क्रियान्वयन इसका जमीनी स्तर पर बहुत अच्छे से अगर होता है, 100% यहाँ पर सक्सेसफुली होता है, तो कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर महिलाओं के जीवन, निर्णय लेने की भागीदारी में यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि 2 कार्यकाल बाद यहाँ पर अगर सरकार को याद भी आया है कि अब महिला को 33% आरक्षण देना है, इस अधिनियम की जरूरत पड़ रही है, तो ठीक है, सराहनीय पहल है। बस इसका क्रियान्वयन अगर उतने ही अच्छे से हो जाएगा तो वाकई में ये एक ऐतिहासिक जो अधिनियम है ये वो बन जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे दीप्ति जी आपसे। दीप्ति जी अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला तो बहुत बड़ा है और कह सकते हैं कि हम इसे केवल राजनीतिक फैसला नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहना है कि बिल तो आ रहा है लेकिन ये राजनीतिक फैसला नहीं है। लेकिन इसका जो व्यापक अंतर देखने को मिलेगा वो ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तौर पे देखने को मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि अपने आप में पार्टीवाद से परे हटकर जो है इस बिल को पास किया जा रहा है, संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। फिर इसके बाद जो नंबर्स मिलेंगे प्रतिनिधित्व करने के, वो काफी बड़े होंगे, क्योंकि 33% आरक्षण की मांग सालों साल से रही है। लेकिन जब भी हाउस में बिल आता था तो पूरी जो है संसद पार्टीवाद से परे जो है महिला और पुरुष में बंट जाया करती थी। कई बार इस तरह की स्थितियां भी हुई। तो उन सारी स्थितियों से निकलते हुए अब ये बिल पास होगा तो इसका राजनीतिक अंतर तो ये देखने को मिलेगा सबसे बड़ा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद सीटें बढ़ेंगी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% तो श्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है राजनीतिक परिवर्तन आएगा, इसका सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित ही हमारे यहाँ तो बहुत पहले से इस कहावत को बोला जाता है कि एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। तो अगर एक महिला इतनी सशक्त होगी तो निश्चित ही पूरा परिवार को भी वो आगे ले जाएगी और परिवार के साथ साथ समाज को भी सशक्त करेगी। तो सशक्तिकरण की जो शुरुआती स्टेप्स होती हैं तो वो पूरी आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगे। और आर्थिक सशक्तिकरण इसलिए होगा क्योंकि जब महिलाएं प्रतिनिधि बनकर सामने आएंगी, प्रतिनिधि के तौर पर जाएंगी, तो निश्चित ही वो सामाजिक सशक्त होंगी, राजनीतिक सशक्त होंगी। और चूंकि पूरे समाज में उनकी जो वो एक कह सकते हैं कि जब वो पॉलिसी मेकिंग में जाएंगी तो काफी हद तक महिलाओं को भी ध्यान में रखते हुए इसको बनाएंगी, तो एक आर्थिक सशक्तिकरण भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो बिल है ये पास होने के बाद जब इम्प्लीमेंट होगा, जब विधानसभाओं में, लोकसभाओं में महिलाओं की संख्या देखी जाएगी तो निश्चित ही वो अपने आप में बहुत अलग होगी
और वो एक व्यापक परिवर्तन होगा और हो सकता है कि इस व्यापक परिवर्तन का असर हमको अभी सिर्फ इतना देखने को मिले कि जो नंबर्स हैं प्रतिनिधियों के, जनप्रतिनिधियों के, वो बढ़ जाएं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग धीरे धीरे जब इसके इम्प्लीमेंटेशन को समय हो जाएगा, महिलाएं सरकार की समितियों में जाएंगी, फिर उसके बाद बहुत तरह के जब नियम और कानून बनेंगे, उसमें कानून बनाने की जो बात होगी, उसमें उनकी जो भागीदारी होगी, उनके जो एक्सपर्ट कमेंट्स होंगे, या कह सकते हैं कि जो जमीनी स्तर पे उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को देखा है या समाज से जुड़ी समस्याओं को देखा है, या कह सकते हैं कि प्रशासन की भी जिन समस्याओं को देखा है, तो उन सब में जो है उनका जब रोल होगा पॉलिसी बनाने में, तो उसका काफी बड़ा अंतर दिखेगा। तो अभी तो यही कह सकते हैं कि ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है, व्यापक तौर पे इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा इसका और व्यापक असर देखने को मिलेगा, और वो असर बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि बिल्कुल। आधी आबादी सशक्त होगी तो बची आधी आबादी तो पहले से ही महिलाओं की तुलना में ज्यादा सशक्त मानी जाती है, लेकिन वो बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी होगा, और असल जैसा मैंने आपको कहा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर ही तरह से, सभी तरह से सशक्तिकरण होगा। जैसे अभी पॉलिसीज में सशक्त किया जाता है कि लाडली बहनों को पैसे दे दिए गए, लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर बिल्कुल। हो गए, या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की स्कीम्स में इस तरह से सशक्त किया जाता है, लेकिन जब वो पॉलिसी मेकिंग में सशक्त होंगी तो उसका बहुत अंतर बिल्कुल आएगा। दीप्ति जी, देखिए जैसे कहते हैं ना कि एक महिला अगर सशक्त होती है या उसका विकास होता है तो सिर्फ एक महिला का विकास नहीं होता, पूरे परिवार का विकास साथ में होता है। तो वाकई में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम तो है, क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा। रश्मि जी देखिए, जिस प्रकार से दीप्ति जी ने भी बताया, कई बार इस प्रस्ताव को लेकर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आई। खैर ठीक है, अब ये अधिनियम यहाँ पर आ गया है, इसको लेकर विशेष सत्र भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। अगर ये भी कहे कि देर आए दुरुस्त आए तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। 2 कार्यकाल यहाँ पर लग गए हैं सरकार को, बीजेपी सरकार को, लेकिन अब ये अगर लेकर आ ही गए हैं अधिनियम तो इसके क्रियान्वयन पे, इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देना होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर विपक्ष से पॉलिटिकल नैरेटिव बता रहा है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी समझना होगा, समझाना होगा कि इससे वाकई में फायदा होगा, क्योंकि अब जब पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी हम अगर महिलाओं को देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से समस्याओं को समझेंगे, उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग में भी जब महिलाओं की भागीदारी देखने के लिए मिलेगी तो वाकई में उसका जो है वो असर 100% देखने के लिए रश्मि जी मिलेगा। रश्मि जी अनम्यूट कर लीजिए। आपकी बात का मैं पूरी तरह समर्थन करती हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बहुत गहरा इम्पैक्ट देश की राजनीति पर पड़ेगा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर पड़ेगा, महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा, और जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर भी इसका असर होगा, क्योंकि 33% अगर बहनें बैठेंगी और राजनीति में अपना सहयोग करेंगी, लोकसभा पहुंचेंगी, विधानसभा पहुंचेंगी, तो 50% जो आबादी हम महिलाओं की है, उनकी समस्याएं डेफिनेटली विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच जाएंगी। आपने कहा कि 2 कार्यकाल लग गए यहाँ तक आते आते, और थोड़ा देर हुआ। 2023 में ये बिल रख दिया गया था, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, इस दोनों कार्यकाल में जितने भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, वो सारे फैसले, सारे बड़े निर्णय नजीर बने हैं, जो पिछले 70 साल की सरकार नहीं कर पाई, कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। रामलला को उठाकर टेंट से मंदिर में बिठाना, ये भाजपा की सरकार ने किया। 370 हटाना, ये भाजपा की सरकार ने किया। 3 तलाक हटाना, ये भाजपा की सरकार ने किया। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना, लाडली बहना योजना, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय, प्रशंसनीय कदम उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, जो कांग्रेस सिर्फ सोचती रही कि हमें करना था। और जब भी हमारी पार्टी जब से सत्ता में आई है, जितने कार्य पार्टी ने किए हैं, कांग्रेस पार्टी केवल एक चीज कहती है कि ऐसा हमने सोचा था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए भी उनके प्रवक्ता और उनके नेता कह रहे ये तो राजीव गांधी लेकर आए थे, उनकी सोच थी, तो उनकी सोच तक ही क्यों रह गई सीमित। उनका परिवार कांग्रेस चला रहा था, कांग्रेस पार्टी में कई नेता थे, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। भाजपा सभी से विनम्र निवेदन कर रही है, हाथ जोड़कर, कि बहनों के लिए अगर बहुत अच्छा कोई कानून आ रहा है तो दलगत चीजों से उठकर, जातिगत चीजों से उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होकर इस फैसले का स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए, और जोर शोर से
नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सभी को समर्थन करना चाहिए। बहनों में बहुत उत्साह है, सारी बहनें बहुत ऊर्जावान हैं इस समय कि जल्दी से ये 33% आरक्षण हम सबको मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो शर्तें इसमें बाकी है जनगणना परिसीमन की, ये सारी भी जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो वाकई में ये अधिनियम जब ये कानून बनेगा तो बहुत यहाँ पर फायदा होने वाला है। महिलाएं जिस प्रकार से उत्साहित है, सारी राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर एक साथ आकर खड़े होना पड़ेगा और इस अधिनियम का समर्थन यहाँ पर करना चाहिए। विपक्ष को भी यहाँ पर इसका समर्थन करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, महिलाओं के 33% आरक्षण की यहाँ पर बात की जा रही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की यहाँ पर बात की जा रही है। विपक्ष को भी यहाँ पर ये समझना होगा कि इस अधिनियम का यहाँ पर समर्थन किया जाए, क्योंकि वाकई में महिला जब सशक्तिकरण की उनकी बात कर रहे हैं और महिला का विकास होगा तो वाकई में पूरे देश का, पूरे भारत का यहाँ पर विकास होगा। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।